जना अस्पताल लाहौर में मैंने ये एक जो ट्रॉमेटिक सीन देखा था ना बचपन में, जब मैंने सोचा था कि इस माशरे में आम आदमी रहने से सबसे बड़ा गुनाह कोई है ही नहीं। आम आदमी रहने से बचना है मैंने। अगर ये बड़ी मछलियों से मुकाबला करना है, बिकम अ बिग फिश, अदरवाइज दे ईट यू अप। स्कूल्स का हाल देख लीजिए कि वहाँ पर जिस किस्म का सिस्टमेटिक टॉर्चर है, मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली सैनिटोरियम्स हैं। वहाँ से कोई भी इंसान अगर पूरे दिमाग के साथ बाहर आ जाए तो वो बहुत बड़ा मौजज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ सैयद मुजम्मिल शाह का वीडियो देखने लगे जिसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रिजन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी सर्कल ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपोज्ड। देखेंगे आपके साथ मिलकर, ओरिजिनल वीडियो करेंगे, सैयद मुजम्मिल के डिस्क्रिप्शन में है। इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो वो ये कहता है कि इसमें वो 4 सिस्टम बता रहा है। डिसिप्लिन एंड पनिश बहुत ज़बरदस्त किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए, फुको की। वो कहता है कि प्रिजन इज़ यूज्ड बाय अ सिस्टम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल पावर्स दैट इज़ फाउंड इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज। कि वो कहता है कि जेल सिर्फ वो नहीं है जो अडयाला है या ये जगह हैं, आपके स्कूल भी जेल ही हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी आपकी जेल हैं, जहाँ अगर आप कोई राइट्स की बात करेंगे उठा के बाहर फेंक देंगे। घर फ़ोन करेंगे, मैं अभी कायद आज़म यूनिवर्सिटी से होके आ रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं कि ये बेस्टियन है एनलाइटेंड थॉट का। वहाँ बच्चे ये बता रहे हैं, घर फ़ोन जाता है कि ये यहाँ पे आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, हालांकि उसका कसूर क्या होता है, वो यूनियनाइज हो रहा होता है इसलिए। तो घर कॉल की और घर वालों को एक इटर्नल टेंशन में डाल दिया कि बच्चा तो तबाह हो गया, कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे। तो ये चीज़ है कि वो फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग है ना, वो यहाँ पर हर जगह आपको फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। फुको कहता है कि ऐसे मुआशरों के अंदर जब आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर भी आपको मेडिकल गेज से देखता है सिर्फ कि यार एक सेट ऑफ ऑर्गन्स चलता हुआ आ रहा है, कमाओ पैसे जेब में डालो और निकालो यहाँ से इसको। एम्पैथी शो ही नहीं करते आपको। मैं बैठा हुआ हूँ और मैं एक ऐसी जो है ना वो बीमारी में मुब्तला हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह ज़िंदा रहूँ, और वो कह रहे हैं पर्ची बनवाओ, जाओ यहाँ से उठो। एक बेड के ऊपर मैंने तो खुद ये हालात देखे हैं। उसकी वजह है कि मैं कोई जो है वो क्लोज्ड बबल के अंदर रहने वाला वो लिबरल तो नहीं हूँ ना। 250 रुपये फ़ीस दे के स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैं जना अस्पताल लाहौर में मैंने ये एक जो ट्रॉमेटिक सीन देखा था ना बचपन में, जब मैंने सोचा था कि इस माशरे में आम आदमी रहने से सबसे बड़ा गुनाह कोई है ही नहीं। आम आदमी रहने से बचना है मैंने। अगर ये बड़ी मछलियों से मुकाबला करना है, बिकम अ बिग फिश, अदरवाइज दे ईट यू अप। तो मैं गया और एक कोई किसी बीमारी के सिलसिले में जाकर लिटाया, ज़मीन पे खून गिरा हुआ था, और एक औरत जिसको टीबी का मर्ज़ था उसके साथ लिटा दिया, बच्चा था उस वक्त। इस तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे इस माशरे में, बिकॉज आपके पास सिर्फ आईडी कार्ड है जिसकी कोई औकात नहीं है। कोई और कार्ड है तो वो दिखाओ, तो हम भी अब मुँह पे मारते हैं कि ये देखें। उसकी वजह कि आपको इसकी ज़ुबान समझ आती है, यही लेंगे अब हम नहीं ये प्ले कार्ड उठा के खड़े हो सकते प्रेस क्लब के बाहर के माशरे को बदलो। हम ही एलिमिनेट कर देंगे, कौन आवाज़ उठाएगा यहाँ पे किसी के लिए। देख लें जिन्होंने जाने दे दी अपनी तालिबान के ख़िलाफ़, 0 सीट्स हैं असम्बली में आज, और सीटें उनकी हैं जो तालिबान को वापस ला के मुसल्लत करना चाह रहे हैं आपके ऊपर। इंटेलिजेंस का मयार ये है कि हमने एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट देना है और जाके प्रो तालिबान वोट डालाए हैं। तो ये चीज़ है कि अगर ये मयार है कि हमने दिस और दैट की बाइनरी में पढ़ के लेसर ऑफ द ईवल को एम्पावर करते ही जाना है, तो फिर ये भूल जाइए कि इस मुआशरे के डायनामिक्स बदल सकते हैं। स्कूल्स का हाल देख लीजिए कि वहाँ पर जिस किस्म का सिस्टमेटिक टॉर्चर है, मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली सैनिटोरियम्स हैं। वहाँ से कोई भी इंसान अगर पूरे दिमाग के साथ बाहर आ जाए तो वो बहुत बड़ा मौजज़ा है। उसकी वजह है कि जब रियासत की तमाम इन्वेस्टमेंट इस बात पे हुई है कि इस स्कूल में से एक ऐसा डोसाइल और सबमिसिव जानवर निकालना है जिसके जहन में ना सोच आए, ना जहन में कोई आर्ग्यूमेंट आए, ना वो काउंटर करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो फिर वही रिज़ल्ट निकलेगा। और क्या होगा? ले लें 1100 में से 1050, 1060 नंबर, पूरे नंबर ले लो, बन क्या रहा है ये बताओ? नीली बत्तियां लगा के ब्यूरोक्रेट फिर रहे हैं, मेरी दूसरी पोजीशन आई, मेरी तीसरी आई। कंट्रीब्यूशन क्या है भाई आपकी, क्या किया आपने? मैक्सिमम यही है, ऊपर से फ़ोन आएगा, फाइल पे साइन कर दो, नहीं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए बन जाओ CSP जाके। तो ये चीज़ है कि जो सिस्टमेटिक टॉर्चर स्कूल में होते हुए हमने देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि हम तो उन्हीं जगहों पे फंसे हुए थे ना जहाँ पे ये नहीं था कि मेरे बेटे को क्या हो गया, बल्कि ये था कि अनु 2 चंडा और मारो मुँह थे, ये सही पढ़ता नहीं है। और हमारे तो स्कूल में आके लोग, पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते थे कि बीट हिम इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे दोस्तों के पेरेंट्स थे और लोग थे, क्या कि मारो इसको इतना कि इसको समझ आए। तो ये किसी किस्म की एजुकेशन जो है इस फियर के साए में नहीं हो सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ह्यूमन माइंड जो है वो अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को कंज्यूमेट कर ले अंडर द स्पेल ऑफ फियर।
इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, इट कांट हैपन। क्योंकि क्रिएटिविटी है ही वही जो प्रोटेस्ट है माशरे की तमाम मेजॉरिटेरियन फैकल्टीज़ के ख़िलाफ़। वो वैन गॉग को आपने एक ऐसी जेल में डाल दिया सैनिटोरियम के अंदर, वो खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने इमेजिन करके मिल्की वे बना दिया। लोगों ने कहा यार ये कैसे हुआ, ये तो पागल है। क्रिएटिव तो ये आदमी होता है ना बेसिकली। आई गेस कोई करेक्ट मुझे कर सकता है, बीथोवन मेरा ख्याल है ही कुडंट लिसन राइट, उसकी लिसनिंग फैकल्टी नहीं थी। तो वो बग़ैर सुने एक ऐसा कंपोज़र जो कि एक ऐसा म्यूज़िक बना कर गया जो आज तक 300 साल बाद भी रेलेवेंट है और एक आपको सॉलस देता है जब आप लगाते हैं। तो क्रिएटिव लोग तो आपको कभी इस तरह के स्कूलों से ऑर्गेनाइज्ड होकर डोसाइल होकर निकलते हुए दिखाई नहीं देंगे। वो इनफैक्ट वो अपोजिट होते हैं, वो नहीं फिट इन होते इन तमाम चीज़ों के अंदर। तो ये फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग में सारा स्ट्रेस किस बात के ऊपर है? सुबह स्कूल आओ, बिल्कुल सीधे खड़े हो, जूते चमक रहे हो, टाई बिल्कुल सही ऊपर तक बंद हो, बेल्ट सही लगा हो, अपराइट लग रहे हो, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना। जस्ट बिहेव एज एन एनिमल हु हैज़ बीन हर्डेड टू मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। कोई भी नेचुरल मूवमेंट जो है दैट इज़ अ थ्रेट। मतलब हमें याद है कि कौमी तराना बज रहा है और उसके दौरान यूं खड़े हुए हैं, एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, मेरी ज़ुबान ही नहीं है, मुझे क्या बता रहे हो, पहले समझाओ मुझे ये क्या है। कितने लफ्ज़ हैं उर्दू के बताएं उसमें? एक। और वो मैंने इस तरह सुनना है कि अगर मैंने ज़रा सा इधर उधर देख लिया तो उसके बाद मुझसे जो है ना वो टीचर से बुरा कोई नहीं है। तो मुझे हमें अच्छी तरह याद है कि अगर ऐसे यूं देखा है अभी और आके एक इंसान ने जिसका 6 फुट कद है अपनी पूरी ताकत से आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है एंड यू कंप्लीटली फॉरगेट वेयर यू आर, कि सीधे होके खड़े हो बिल्कुल। तो दिस इज़ अ टिरनी ऑफ फियर बेसिकली। और इस स्कूलिंग के निज़ाम से निकलेंगे बड़े दिमाग और इससे निकलेंगे बड़े राइटर्स और पढ़ने वाले और सोचने वाले। ये तो एक्सीडेंट है सारा कि आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अदरवाइज़ उसी लाइन में होते जो जिसमें वो सब लगे हुए हैं आजकल। और ये तो आपकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़, वो कहते हैं ना बायोलॉजी विंस ओवर आइडियोलॉजी, ये आपकी बायोलॉजी जीत गई आइडियोलॉजी से। सिर्फ ये हुआ है क्योंकि अंदर कॉन्ट्रेरियन था, उसने नहीं एक्सेप्ट किया माशरे की ब्रेन वॉशिंग को। अदरवाइज़ इट इज़ अ कंप्लीट एक्सीडेंट कि यहाँ रह के कोई एनलाइटेंड थिंकर बन जाए, हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने मशीनरी वो लगाई हुई है जो कि मीडियोक्रिटी क्रिएट करेगी, तो उसमें परफॉर्मेंस कहाँ से आ जाएगी? नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली वायलेंस की। और पहली ये होती है कि पब्लिक टॉर्चर, यानी कि जिस तरह पहले चौराहों में फांसियाँ लगती थी, वो इसीलिए कि बाकी सब इंटिमिडेट हो जाएं कि किसी ने ये हरकत नहीं करनी। दूसरा वो कहता है कि जो उसका लोअर केस है वो पनिशमेंट है, जिस तरह चेन गैंग्स थे कि चेनों में बांध के फिराया जाना। ज़ियाउल हक के दौर में गद्दाफ़ी स्टेडियम में कोड़े पड़ने की एक्टिविटी, ये क्या थी? ताकि एक पब्लिक फियर क्रिएट हो कि नहीं लिखना मेरे ख़िलाफ़। इसके साथ अगर इससे भी आगे चले जाएं तो फिर वो कहता है तीसरी फॉर्म ऑफ टॉर्चर है डिसिप्लिन। और ये वो डिसिप्लिन है जो हर दफ्तर में, हर हस्पताल में, हर फैक्ट्री में, हर स्कूल में आपको दिखाई देता है। तो हमारी यहाँ पर वही चॉम्स्की वाली बात है कि इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इज़ देयर टू डिसिप्लिन, नॉट टू एजुकेट यू एट ऑल। इसीलिए हम ये सोचते हैं, बहुत से बच्चे आके पूछते हैं डिग्री कर लें फ़िलासफ़ी में, और मैं कहा कर लें जाके, और फिर जो बन जाएगा दिखा दीजिएगा क्या होगा। क्योंकि इस निज़ाम में रह के आप डबल PhD करते रहें और अंबार लगा दें, क्या होगा उससे? असल तो सब्सटेंस की बात है ना कि वो कितना है चीज़ों के अंदर, वो तो नहीं है। अगर मैंने उसी एम्बिट के अंदर रह के सोचना है जो ऊपर से बनाया जा रहा है, नॉलेज पावर रिलेशन, फूको कहता है ना कि नॉलेज कभी पावर से डाइवोर्स नहीं होता। जो ये पावरफुल क्लास है ना, यही ट्रूथ को सब्सटेंशिएट करती है आपके सामने और आपको वो मानना पड़ता है। उसके बगैर किसी ट्रूथ पे अगर आप पहुंच गए हैं तो फिर वो आपको एलिमिनेट कर देंगे। तो नॉलेज पावर रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होता है ऐसी रियासतों के अंदर। तो फिर ये जो वो कहता है क्रिएशन ऑफ डोसाइल बॉडीज़, के डिसिप्लिन का मकसद ये है कि ऐसी डोसाइल मशीनरी से निकलते हुए लोग निकलें जो कि फिर किसी काम के ना हो सिवाय ओबीडियंस के। मुझे अफसोस होता है इस बात पे कि जिस तरह से यहाँ ख़वातीन को डोमेस्टिकेट किया गया है, दे हैव लॉस्ट देमसेल्व्स इन द प्रोसेस। बहुत से लोग आके बताते हैं यार सवाल नहीं करती, सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेती, लिखती नहीं है, पढ़ती नहीं है। मैं कहता हूँ कि तुम 200 साल तक 4 दीवारी में बंद रहो और फिर मुझे दिखाओ क्या कर सकते हो। सिस्टमेटिकली इरेज कर दिया है 51% को सोसाइटी से, क्योंकि फियर सिर्फ मैक्सिमम कैपेबिलिटी। मैंने पिछले दिनों मैंने ये कहीं बोला भी था कि एक वीडियो थी जिसमें एक खातून भाग रही है, सड़क पे जॉगिंग कर रही है, और नीचे हज़ारों कमेंट्स थे सऊदी ख़वातीन के, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ख़वातीन के, काश मैं भी ऐसे भाग सकती। आप सबका ड्रीम क्या है? साइंटिस्ट बनना,
या क्या ड्रीम होगा पॉलिटिशियन बनना या ब्यूरोक्रेट बनना, उनका ड्रीम क्या है, सड़क पे आसानी से चल सकना। दिस इज़ व्हाट वी हैव ब्रॉट देम डाउन टू। तो ये इतना बड़ा मैथ्स लेवल का डिसिप्लिनरी एक्सरसाइज है कि मैंने देखा है ख़वातीन को बीइंग शेमफुल इन देयर ओन बॉडीज़, फीलिंग शेम फॉर देयर मेयर एग्जिस्टेंस। Why do I exist? That is the question that most of them are asking from themselves, because they have been made to feel that shame so vehemently that they have lost themselves in the process. कि अगर मुझे हर कोई ये कहे कि यार तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही काबिल शर्म है, तो पहला साल, दूसरा, तीसरे साल मैं कन्विंस हो जाऊंगा, कितना पब्लिक प्रेशर को मैं आगे से डिटर करूंगा। आपको 2 बार कोई दिन में कह दे शक्ल अच्छी नहीं लग रही, जाके देखते हो कि पता नहीं क्या हो गया। जब सारा दिन रात स्कूल जाओ, दफ्तर जाओ, घर जाओ, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है, तो फिर आप इंटरनलाइज करेंगे इसको, क्योंकि इंसान तो सोशल एनिमल है ना, कुछ ना कुछ तो गैदर करेगा। तो वो कहता है कि जो लास्ट स्टेज है वो प्रिजन की है। तो प्रिजन आप ये ना समझें कि जो जेल गया सिर्फ वो प्रिजन में है, बाकी सारे जो बाहर फिर रहे हैं ये भी इंटेलेक्चुअल प्रिजन में ही। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, वरना लोग कहते हैं कि सिर्फ डिप्रेस करके घर चले जाते हो, कुछ करते नहीं हैं। तो सोल्यूशन की बात ये है कि एक ऐसी मशीनरी जो कि आपको दिन रात बेवकूफ़ बनाने के ऊपर अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर वहाँ आपने अकल से काम ले लिया तो उनका सारा प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। ये सोल्यूशन है। उसकी वजह यह है कि अगर मुझे PSL दिखाने के लिए, ग्राउंड सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों के बच्चे रिक्शों में जो है ना मर रहे होते हैं, और आगे सड़क बंद है और 4 बंदे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि सर काट दो और ये कर दो, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। इसका मतलब है वो चाहते ही हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, और क्या है। तो इससे बड़ा कोई रिवेंज हो सकता है कि आप इस सारी इन्वेस्टमेंट को फ्लॉप कर दें, आप इस डिस्कोर्स को बेहतर कर लें। अगर कोई ये सोचता है कि वायलेंट रेवोल्यूशन आ जाएगी और स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल हो जाएगी और हम जाके ग्लोरियस रेवोल्यूशन ले आएंगे, आजकल पॉसिबल नहीं है। अगर हम कह भी लें कि मार्क्सिस्ट यूटोपिया चलें 100% आ गया है, बन गया पॉलिट ब्यूरो, और उसके बाद में जाके कम्युनिस्ट पार्टी ने जाके जिस तरह रोमानोव्स को बेसमेंट में बंद करके मारा था ना, उस तरह ही मार दिया सारी अशराफिया को आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे? 2 सैंक्शन लगेंगे UN की और सड़क पे आ जाएंगे बाद में। जीते तो तालिबान भी हुए हैं, खाने को रोटी नहीं है उनके पास। तो अब ये ऑर्थोडॉक्सी ऑफ विक्ट्री जो है ना, ये भी चेंज हो चुकी है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। दैट्स व्हाई यू कांट जस्ट से दैट वी विल जस्ट कैप्चर दीज हाउसेस ऑफ पावर बाय द शेयर फोर्स ऑफ गन एंड ऑल। उसके लिए ये है कि अगर डिस्कोर्स इतना बेहतर हो जाए कि आप इस सारा तमाशा जो 4-5 साल बाद लगता है, इससे हाथ खड़े कर लें और आप कहें कि पहले ये पपेट सारे उठा के ले जाएं, आप हमें नहीं चाहिए, आप ये मेन्यू लिखना बंद करें जिसमें से हमें एक चूज़ करना पड़े, हम अपना खुद लिखेंगे। और वो तभी होगा जब पहले थॉट आएगी। तो थॉट प्रेसीड्स एक्शन, थॉट आ गई तो एक्शन खुद ही करेक्ट हो जाएगा। और जब तक हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी और नॉलेज लेने का जो यार्ड स्टिक है वो प्रिंट फॉर्मेट नहीं होता, हम कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि टीवी के तहत या सोशल मीडिया से कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। प्रिंट ही सीरियस मीडियम है सीखने का, पढ़ना ही वाहिद तरीका है इस सारे चुंगल से निकलने का। इन्फॉर्म्ड वोटर पैदा करने के लिए इन्फॉर्म्ड रीडर पैदा करना चाहिए। 92% पाकिस्तानीज़ ने करिकुलम से बाहर कभी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी। भूल जाइए, डेमोक्रेसी आ जाएगी। 2-4 लोगों को हटाने से, 2-4 को लाने से डेमोक्रेसी नहीं आएगी। रीड, थिंक, राइट एंड ब्रेनस्टॉर्म, ओनली देन यू कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन व्हिच इज़ अ ट्रू रेवोल्यूशन। क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से सैयद मुज़म्मिल शाह ने हाईलाइट किया उन मुद्दों को जिन मुद्दों की वजह से पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी नीचे, कहना क्या चाहिए कि घिरी हुई है और अब लिफ्ट नहीं हो पा रही। तो उसकी रीज़न्स यही हैं कि हमें उस सिस्टम में पहले डाला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस एज में हमें उस किसी भी चीज़ माहौल में रखा जा रहा है, तो वही वो एज है जिससे हमारी जो लाइफ के बारे में एक परसेप्शन है वो क्रिएट होती है। तो उस टाइम पे ही अगर हम किसी ऐसे सिस्टम में चले जाएं जो कि इन्फ्लुएंस्ड है बाय ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते कि हमारे ऊपर सवाल हो, या फिर नहीं चाहते कि ये सोसाइटी सोच पाए, या नहीं चाहते कि ये लोग ग्रो कर पाएँ, या इनको अवेयरनेस आए कि इनके असल में राइट हैं क्या, तो फिर ज़ाहिर है इस तरह के ही रिज़ल्ट आते हैं। तो मेन बात ये है कि जो प्रिजन की इन्होंने बात की है सैयद मुज़म्मिल ने, बिल्कुल बात ऐसे ही है। प्रिजन सिर्फ ये नहीं होता कि जो जेल वाला है, प्रिजन असल में माइंडसेट है कि जो ऐसा माइंडसेट जो उससे खुल के सोच ही ना पाए। जेल तो ऐसी जगह ना जहाँ से फिर भी बंदा बाहर आ जाता है। अगर सज़ाए मौत हो गई है या फांसी की सज़ा हो गई है, तो उसमें फिर भी बंदा अगर आज़ाद ख्याल है तो फिर भी आज़ादी से सोच सकता है, अगर आज़ाद ख्याल है तो।
लेकिन ये जो बाहर वाला प्रिजन है ये तो ऐसा है कि अगर आप बाहर भी हैं तो आप जेल से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप जेल में हैं तो वहाँ पे कम से कम आप, अगर आपका माइंड ग्रो हुआ हुआ है या ज़हनी तौर पे लॉक नहीं है या ज़हनी तौर पे प्रिजन में नहीं है, इंटेलेक्चुअली जिस प्रिजन जो उनके वर्ड यूज़ किया बड़ा ज़बरदस्त वर्ड था, उस तरह आप नहीं हैं, तो आप जेल में रह के भी बड़ी हसीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बड़ी एक अच्छी लाइफ जो कि अप्रोचेबल लाइफ होती है या आइडियली लाइफ होती है जो होनी चाहिए वो गुजार सकते हैं। लेकिन अगर इसके उलट है, आप बाहर हैं और आप इंटेलेक्चुअल प्रिजन में, तो फिर वो लाइफ जेल से भी ज़्यादा बदतर है। जिस तरह हम पाकिस्तानियों के हैं 26 करोड़ भेड़ चाल वाला सीन चला हुआ है और इतने लोग हैं, इनमें से गिने चुने लोग हम लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं। मैं ये वैसे एक तंजन कह रहा हूँ कि हम लोग वो लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं उन लोगों को जो कि इस तरह खुला सोचते हैं, जैसे ये सैयद मुज़म्मिल है, परवेज़ हुद बॉय है, इश्तियाक अहमद है, या इस तरह के 8-10-20 लोग जो है और जो कि इस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो यही वो चीज़ है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और वो बात उनकी सही है कि अपने आप को बड़ी मछली बनाना पड़ेगा। अगर बड़ी मछलियों को अगर खाना नहीं बनना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही जैसे पास्ट में बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खा लिया, जिन्होंने आवाज़ें उठाई, तो आगे भी यही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपनी रीच बनाना, अपना जो इम्पैक्टफुल वॉइस बनाना, ताकि उस चीज़ को ज़्यादा दूर तक पहुंचाया जा सके। अगर इन केस कोई ऐसा सीन होता भी है तो वो चीज़ अपना असर लगातार आगे दिखाती रहे, क्योंकि वो आइडिया तो फिर भी जिंदा है ना जो बंदे ने शेयर किया है। और अगर वो आइडिया थोड़े लोगों तक ही और ऐसे लोगों तक पहुंचा जिनको वैसे ही इतना इन चीज़ों के बारे में कोई लेना देना नहीं है और वो आगे नहीं पनप पाया, तो ज़ाहिर है अगर ऐसा कोई सीन होता भी है इस तरह के मामले में, तो ज़ाहिर है वो आइडिया अपने आप मौत आप वहीं पे डेड हो जाएगा जैसे वो बंदा गायब होता है। तो बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और सोसाइटीज़ जो हैं वो इसी तरह आप पनपती हैं कि उनके मसलों के ऊपर बात की जाए, ना कि उनके मसलों को छुपाया जाए। हमारे यहाँ सोसाइटी में मसलों की बात नहीं की जाती, छुपाए जाते हैं। और जब मसला छुपाते हैं तो वो हल नहीं होता, वो बहुत बड़ा लावा बनता है। और जब वो सामने आता है ना, फिर वो इनकंट्रोलेबल होता है, फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उस मसले को फिर हल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इंडिविजुअल केस में हो तो वो एक और बात है, लेकिन जब वो इतना ज़्यादा मैस स्केल पे हो जाता है, इतने ग्रुप्स हो जाते हैं, इतने पीपल हो जाते हैं, तो उस पे मॉब बन जाता है पूरा, तो उसको हैंडल करना इज़ नॉट ईजी टास्क। लेकिन उसके पहले मैं ये यहाँ बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है ना कि जेल असल में है क्या, जिसको हम जेल बोल रहे हैं। कि हम लोगों को पहली बात तो इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि हम जिस चीज़ को जेल बोल रहे हैं इसका क्या हमें पहले पता था या नहीं था पता। तो हमारी बात कर रहे हैं, जनरल बात है, जनरल बात कर रहा हूँ कि हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि जेल है क्या, लेकिन अब हमें ये आइडिया हुआ कि जेल असल में जो हमारा माहौल है वो जेल है, और वो एक जेल से भी बदतर है। जेल तो बहुत छोटी सी बात है उसके सामने, कि हम लोगों को यही नहीं पता कि ज़िंदगी के असूल क्या हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है और ज़िंदगी गुजारनी कैसे चाहिए। हम लोग उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। जिस तरह उन्होंने बात की कि 6 फुट का बंदा आगे थप्पड़ मारता है, और ये चीज़ें वो हैं कि जब तक हम एक चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं, एक चीज़ के बारे में, ये एक मिसाल के तौर पे कि उन्हीं की बात कर से निकालिए कि जब हम एक चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं कि ये चीज़ है क्या, हमें उसका मीनिंग, उसका मतलब ही नहीं पता, तो हम वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन जो उसका मतलब लाइफ के अंदर इम्पैक्ट है उसका पता ही नहीं है कि उसका होगा क्या। और हॉस्पिटल वाली मिसालें तो हमारे पास हैं, और ये ऐसे होता है कि मरीज़ मर रहे हैं, मरीज़ ने पर्ची को क्या करना है या बाकी चीज़ों को क्या करना है, जब उसको जो उस टाइम पे उसको हेल्थ केयर चाहिए, अगर उसको वो नहीं मिल रही तो उसने ये सारे असूल और ये सारे रूल क्या करने हैं। और हमारा निज़ाम, हम जब हमारा इस तरह का निज़ाम आता है एक गरीब माशरे में, मतलब गरीब लोग जो हैं उनके लिए रूल आ जाते हैं, और जो थोड़े बेहतर लोग हैं जो कह रहे हैं कि पैसे के वाले से स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल है, वो प्राइवेट जाकर करवा देंगे या कहीं से भी जाकर करवा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि जिसके अंदर इंसान की ज़िंदगी सबसे पहले, और ये जो लाइफ की एक हमने लाइन खींची है कि वहाँ से आपने टोकन लेना है, पर्ची लेनी, ये करना वो करना, ये एक चीज़, ये तो हॉस्पिटल वाली एक मिसाल है ना। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, हर जगह भी ऐसे कि हम अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ को हम उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। हमारा एक मिनट, एक एक पल इम्पोर्टेंट है, हम किसी को अगर देते हैं तो वो एक लाइफ का ऐसा हिस्सा देते हैं जो कि पता नहीं करोड़ों रुपया देने से भी ना मिले। एक मिनट फॉर एग्जांपल, कि अगर हमारी लाइफ का अगर 1 मिनट ज़्यादा होता है तो वो हम नहीं दे सकते। अगर एक वालिदैन है या औलाद है, वो अपने वालिदैन से बात करती है या
वालिदैन अपनी औलाद से बात करते हैं, अपनी लाइफ के अंदर से एक पार्ट निकाल के, स्पेशली कि ये मैंने अपने पेरेंट्स को देना है, या फिर ये मैंने अपने क्या उसे बोलते हैं, स्टूडेंट्स को कह लो, या फिर अपने बच्चों को कह लो, उनको देना है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम उसकी वैल्यू जान जाएंगे तो हमें ये चीज़ें एनालाइज करनी बड़ी आसान हो जाएंगी कि जो हम लाइफ के अंदर एक जेल के अंदर रह रहे हैं। इस तरह बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं। ये चीज़ इसी तरह कि जब हम एक दफ़ा दरिया की गहराई के अंदर जाते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी गहराई कितनी है। हम ऊपर खड़े पानी को नहीं देख सकते, ऊपर से हम तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह है, उस तरह है, लेकिन जिन बंदों ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली फेस किया है, मैं उन बंदों की बात करता हूँ कि वो बंदे इसको खूब बाखूब जानते होंगे कि ये असल में मैं बात कर किस चीज़ की रहा हूँ, कि हर चीज़ का मेयार और हर चीज़ की क्वालिटी का पता तब चलता है, या हर इंसान का तब पता चलता है जब वक्त आता है। वक्त कैसे आता है कि कोई चीज़ उसमें कूदने के बाद, एक दरिया में कूदने से बाद आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वो चीज़ है क्या। इसी तरह पहली बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे सामने एक दरिया है, या वहाँ पे सिर्फ एक फ्लैट प्लाट है छोटा सा, उसके ऊपर पानी खड़ा है। एक एग्जांपल की तरफ, बड़ी सी जगह पे जिस तरह सहरा है तो उसके अंदर सहरा कह दिया है, मतलब एक बड़ा मैदान है, उसके ऊपर पानी खड़ा है, तो उसकी गहराई नहीं पता चलेगी। हम लोगों को यही नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं। सबसे पहले हमें अपने राइट्स को जानना ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह गुजारें, हमारे लाइफ के जीने के राइट्स हैं क्या। जब हम इन चीज़ों से अवेयरनेस हमें मिलेगी, उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए। पहले तो ये जानना ज़रूरी है। वो हेलीकॉप्टर वाली मिसाल जिस तरह उन्होंने दी थी कि हम लोग बड़े इस चीज़ पे खुश होते हैं यार कि हमारे मुल्क में इस तरह के काम है कि वहाँ पे मतलब इंडिया की अगर बात करें या और ममालिक में, कि वहाँ पे इस तरह ये काम कंपैरिजन, मतलब ऐसा कंपैरिजन कि जब टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे, फिर कोई बात नहीं करेंगे। कोई और चीज़ की बात आएगी तो कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। लेकिन जब इस तरह की टॉन्ट वाली आएगी ना, कि जो कि एक्चुअल में है नहीं, जो ये लोग समझते हैं, इनकी अपनी सोच है कि वो हेलीकॉप्टर के, वो मैंने वीडियो भी देखी है वैसे, कि वो एक मतलब मैदान के अंदर उसको जब वो खेलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ग्राउंड, वो ग्राउंड नहीं जिसके ऊपर खेल रहे होते, हाँ पिच है, उसको आया जा रहा है हेलीकॉप्टर के साथ, और एक साइड पे वो इंडिया का था, इंडिया की पिच थी, तो उसको बड़े लेके ना क्या से पंखे, तो उसके साथ उसको आया जा रहा था। जो मैंने वीडियो देखी थी, बड़े बड़े थे, और 2-3 बंदे लाके उसको लगे हैं। तो वो चीज़ कंपेरिजन उसका कर लिया इस चीज़ से कि हम बड़े रईस हैं और हम इस तरह का काम कर सकते हैं, हमारे में बड़ा जिगरा है, जबकि हमें जिगरा जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे होता नहीं है। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें करना क्या चाहिए और हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है, यही बोलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।